ये कहानी का 5वां पार्ट है, तो कहानी को समझने के लिए आप इसके पहले वाले पार्ट फिर से सुन ले। और अब आगे सवेरा हो चुका था और सर्दी की हल्की सुनहरी धूप अनामिका के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। अनामिका उठती है और नीचे जाती है। हर ओर बहुत शोर था, नीचे सब लोग इकट्ठा हुए थे और सामने की तरह ठाकुर साहब और अम्मा जी बैठे हुई थी। सबको पता था आज यहाँ क्या होने वाला है, पर किसी की हिम्मत नहीं थी जयसिंह के सामने कुछ भी बोल पाने की, इसलिए सब चुपचाप बैठे हुए थे। अनामिका ये सब देखकर वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसे ये खेल देखने को कोई शौक नहीं था जहाँ पर किसी की जान ली जाती हो। तभी एक नौकर आता है और कहता है, हुकुम, सब तैयारी हो गई है, आप कहो तो उन दोनों के ले आए। जयसिंह, हाँ ठीक है, ले आओ और आग लगा दो यहाँ और लटका दो उन्हें इस रस्सी से, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना कर सके। ठाकुर के हुक्म पर दोनों को लाया जाता है। सब चाह रहा थे कुछ बोल दे, बचा ले उन्हें, पर हिम्मत किसी की नहीं थी कुछ भी बोलने की। अथर्व, तुम सबको पता है ना तुम्हें क्या करना है, जैसा कहा है वैसा ही करना और हमें वहीं पर मिलना, मैं इन दोनों को लेकर वहां आ जाऊंगा। नील, ठीक है हुक्म, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। दोनों को रस्सी से बांध दिया जाता है और नीचे आग लगा दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि दोनों को लटका दो फांसी पर। तभी अथर्व वहां पर आ जाता है और गोली चला देता है, जिससे कि दोनों की रस्सी टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अथर्व उनके पास जाता है और उन दोनों को आग से निकाल लाता है। सब हैरानी से देख रहे थे कि ये कौन है जिसे अपनी जान की परवाह तक नहीं है। तभी अनामिका भी गोली की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। अथर्व एक नजर अनामिका को देखता है, तभी सारे आदमी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और सर पर बंदूक लगा दी जाती है। जयसिंह, कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यहाँ आकर हमारे दुश्मन को बचा लो, आज तुम भी मरोगे इनके साथ। अथर्व, हमें मार सके ऐसा तो कोई आज तक पैदा ही ना हुआ, और रही बात इनकी, तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इन्हें तो हम यहाँ से ले जाकर ही रहेंगे। तुम अगर हमें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी अनामिका भी वहां नीचे आ जाती है। अथर्व सबके गन पॉइंट पर था। तभी अथर्व अनामिका को पकड़ लेता है और अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर लगा देता है और सबको कहता है, कोई भी आगे आया तो इसकी गर्दन काट दूंगा। सब लोग पीछे हट जाते हैं। तभी अर्नव और नील वहां पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अथर्व साथ में अनामिका को भी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? अथर्व, मुझे शौक भी नहीं है हाथ लगाने का, पर करना पड़ा क्योंकि इनकी जान बचानी जरूरी थी। अनामिका, इनकी जान के लिए ही हम चुप है, वरना हमारा खंजर अब तक तुम्हारे सीने के पार होता। ये सुनते ही अथर्व गाड़ी रोक देता है और अनामिका को गाड़ी से नीचे उतार देता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलता है, खंजर की क्या जरूरत, तुम्हारी आंखें ही काफी है। और मैंने कहा था ना, मैं अपना वादा जरूर पूरा करता हूँ। ये कहकर अथर्व गाड़ी में बैठ जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। तभी ठाकुर के लोग वहां आते हैं और अनामिका को भी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाते हैं। अथर्व, तुम दोनों अगर प्यार करते थे तो बता सकते थे ना, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कंचन, हुकुम, आप तो जानते हो यहाँ प्यार का मतलब क्या है, हमारी जान ले ली जाती। अब आप हमें यहाँ से कहीं दूर जाने दीजिए। नील, क्या तुम्हें राणा जी पर भरोसा नहीं जो ऐसा कह रही हो? अथर्व, सही तो कह रही हो वो नील, हम हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकते, ठाकुर के आदमी इन्हें कभी भी मार सकते हैं। नील, पर हमें बड़े हुक्म को क्या जवाब देंगे? अथर्व, उन्हें हम समझ देंगे। नील और गांव वाले, अथर्व, हम कोई राह चलते राहगीर नहीं है जो हर किसी को जवाब देते फिरे, और मुझे सवाल सुनने की आदत नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया।
तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और हमारी जरूरत हो तो हमें कॉल कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अथर्व, तुम तीनों गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। दीपक, पर तू आएगा कैसे और हम तेरे पापा को क्या कहेंगे, तू हमारे साथ चलना। अथर्व, तुम सब जाओ ना यार, मैं आ जाऊंगा, पापा से कहना मैं ठीक हूँ, जाओ। अब सब लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं। सब लोग गांव में आ जाते हैं, पर अथर्व अभी तक नहीं आया था। और जैसे ही सब लोग हवेली के अंदर जाते हैं तो सब लोग अथर्व के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है वो, कैसा है, क्या हुआ। तभी अथर्व के पापा वहां आते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो, हमने तुम सबके के भरोसे उसे छोड़ा था, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम भी आज जिंदा नहीं रहोगे, याद रखना। तभी अथर्व वहां आ जाता है। मुझे कुछ नहीं हुआ पापा, मैं ठीक हूँ। मल्हार, और उस लड़की का क्या हुआ जिसको लेने गए थे, जिस काम के लिए तुम्हें वहां भेजा था, वो हुआ या नहीं। अथर्व, वो दोनों भाग गए। मल्हार, तुम्हारे रहते हुए वो भाग गए, सच बताओ क्या हुआ, क्योंकि तुम अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अथर्व, पापा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया, अब मैं इसके आगे एक और सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। अथर्व ये सब कहकर वहां से चला जाता है और अर्नव और दीपक भी उसके पीछे जाते हैं। तो नील भी जाने लगता है, पर मल्हार उसे वही रोक लेते हैं। मल्हार, नील आज रात को जश्न है, याद है ना, और अथर्व को वहां लाना और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नील, आप चिंता ना करे हुक्म, हम हर पल उनके साथ है, और वैसे भी उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मल्हार, जनता हूँ मैं, पर एक बाप का दिल है, मानता ही नहीं है। अथर्व अंदर जाकर अपनी माँ से मिलता है और वही जाकर उनकी गोद में सो जाता है। तभी नील भी वहां आ जाता है। मैना, अथर्व की माँ, क्या हुआ बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो, और ये कितनी मिट्टी लगी है, कहाँ से आए हो, तुम सब कहाँ गए थे। दीपक, अरे चाची हम सब पास के गांव में गए थे, वो है ना। तभी अथर्व उसे चुप करा देता है। अथर्व, अरे माँ कुछ नहीं, बस पास के गांव घूमने गए थे, कुछ नहीं हुआ, आप खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। मैना, हाँ बेटा अभी लगाती हूँ, रुको। उनके जाने के बाद अथर्व दीपक पर बहुत गुस्सा करता है। क्या जरूरत है माँ को ये सब बताने की, आगे से ध्यान रहे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और हम कौन है ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जब तक हमने अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए तब तक हम वो राज किसी को नहीं बता सकते हैं। नील, तुम चिंता मत करो, अथर्व तुम कौन हो क्या हो किसी को पता नहीं चलेगा, फिलहाल तो हुकुम का आदेश है कि आज के जश्न की तैयारी करनी है और तुम्हारा आना भी जरूरी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और तुम्हें सबसे मिलना है। अथर्व, हमारा आने का मन नहीं है, कह देना उनसे, नील पर आना ही होगा तुम्हें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम बाकी है और सब लोगों से मिलना भी है। अथर्व, ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम सब भी तैयार रहना और सतर्क रहना, समझे। अनामिका का घर। जयसिंह, वो कल का आया हुआ लड़का हमसे टक्कर लेने चला है, वह जानता नहीं है हम कौन हैं। अम्मा जी देखो, जयसिंह गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, हमने सोच लिया है उसका क्या करना है, आखिर फिर हमारी बेइज्जती का बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। जयसिंह, आप क्या करने वाली हैं अम्मा जी, अम्मा जी बस तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा जश्न मना रहे हैं ना वो लोग, आज मैं देखती हूँ कैसे वो लोग जश्न मनाते हैं। तुम अब जाओ हम सब कर देंगे। जयसिंह वहां से चला जाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं था कि आखिर क्या होने वाला है। तभी अम्मा जी एक लड़की को बुलवाती है। आओ साहिबा, तुम्हारा ही इंतजार था। साहिबा, आओ बुलाए, और हम ना आए ऐसा हुआ है क्या कभी, हुक्म अब बस आदेश करे क्या करना है। अम्मा जी तो सुनो, पास के गांव जाना है, आज मल्हार राणे की हवेली में जश्न है
और हमें पता चला है तुम्हें वहां बुलाया है, तुम्हें जाकर उस बेटे अथर्व को खत्म करना है। साहिबा माफ कीजिए हुकुम, हमसे ये नहीं होगा। सुना है राणा जी का बेटा बड़ा ही खतरनाक है, अगर हम पकड़े गए तो जान से जाएंगे। अम्मा जी तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, अगर हमारा काम कर दिया तो तुम्हें सोने में तोल देंगे हम। साहिबा ठीक है हुकुम, और वैसे भी मर्द जात है, उसे फंसाना तो आसान होगा, मेरे लिए आपका काम हो जाएगा। ये सब कहकर साहिबा वहां से चली जाती है। तभी किसी की आवाज आती है, और जैसे ही अम्मा जी वहां जाकर देखती है तो दीपिका वहां ही खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था। अम्मा जी याद रहे लड़की, अगर ये किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और दीपिका वहां से डरकर भाग जाती है, पर वो बहुत परेशान थी कि आखिर अनामिका को बताए या नहीं। तभी अनामिका वहां आती है और उसे परेशान देखकर समझ जाती है कि कोई बात जरूर हुई है, पर उसे भी कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ। अनामिका क्या हुआ है? दीपू तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अगर कोई बात है तो बता मुझे। दीपिका वो मैंने सुना है कि अम्मा जी ने उस लड़के अथर्व को मारने के लिए यहाँ से एक लड़की भेजी है। अनामिका ये सब तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये झूठ है। दीपिका ये बिल्कुल सच है अनु, ऐसा ही हुआ है। वो लड़का तो अब गया समझो। अनामिका पर हम उसे ऐसे नहीं मरने दे सकते, आखिर उसकी कोई गलती नहीं है। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे, कुछ भी नहीं। दीपिका पर तू क्या करने वाली है? अनामिका अब तू देखती जा, बस मेरा नाम भी अनामिका ठाकुर है, जो एक बार सोच लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। मैं आज हूँ उनके यहाँ जाऊंगी। दीपिका पर तू अकेले, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, अकेले मैं भी साथ आऊंगी। अनामिका अच्छा चल ठीक है, तू भी आना, पर यहाँ किसी को हमारी जगह सुलाकर जाना पड़ेगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। दीपिका उसकी टेंशन तू मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी, तू बस जाने की पूरी तैयारी कर ले। कि आखिर जाएंगे कैसे हम वहाँ? अनामिका ठीक है तो तू सब तैयारी कर ले, पर याद रहे हमें वहाँ उन सबसे पहले जाना है। दीपिका हाँ, हम पहले की तरह पीछे वाले रास्ते से चले जाएंगे, पर उनकी हैवली में घुसना आसान नहीं होगा। अनामिका जो आज वहां पर जश्न होगा जिसमें वो लड़की उसे मारने जा रही है, हम भी उनके साथ ही जाएंगे, तभी उसे बचा पाएंगे। दीपिका एक बार फिर से सोच ले, क्या ये सही है? अनामिका अनामिका ठाकुर बार बार नहीं सोचती, अब बस हमें निकालना होगा। और वो दोनों सबको बिना बताए छुपते हुए अथर्व के घर की तरफ निकल जाती हैं। अथर्व का घर, अथर्व के घर पर भी सारी तैयारी हो चुकी थी और अब बस सबको शाम के जश्न का इंतजार था। सारे मेहमान और सब लोग आ चुके थे, बस सब लोग अथर्व का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज का जश्न उसके लिए ही रखा गया था ताकि वह सबसे मिल सके। तभी मल्हार नील को आवाज देते हैं और उससे कहते हैं कि अथर्व को समय पर आज के जश्न में ले आए, यह उसकी जिम्मेदारी है। और नील भी उनसे वादा करता है कि वह उसे ले आएगा। नील अथर्व तुम क्या कर रहे हो? सब लोग बस आते ही होंगे और तुम यहाँ सो रहे हो, तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अथर्व हाँ, तो मैंने तो नहीं कहा था जश्न रखो, और वैसे भी फालतू लोगों से मिलने की आदत नहीं है मेरी, मुझे बहुत काम है, अगर मेरा मन होगा तो आऊंगा। ये कहकर अथर्व दरवाजा बंद कर देता है। नील बाहर जा रहा था, तभी अथर्व की माँ आ जाती है और नील को कहती है तुम जाओ, हम उसे समझा देंगे, वो आ जाएगा। और वो वापस अथर्व के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अथर्व बिना कुछ सोचे समझे बोल देता है मुझे नहीं आना। तभी मैना जी कहती है मैं हूँ बेटा, और फिर वो अंदर जाती है। मैना अथर्व तुम्हें आज जाना ही होगा, नहीं तो कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे लिए रखा है और तुम ही नहीं हो। अथर्व ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।